नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। संदर्भ बिहार के चुनाव का ही है, उसके नतीजों का ही है, लेकिन इस मुद्दे पर जो विशेष तौर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे दो ऐसे लोगों पर जिनके बारे में बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि यह बीजेपी की बी टीम है। देश का एक बहुत बड़ा वामपंथी मीडिया ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर को बीजेपी ने, एनडीए ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजनीति में प्लांट किया है। और वो प्लांट इसलिए किया गया है कि जिससे महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस, ये सब जो विपक्षी दल हैं, इन सब के वोटों में सेंध लगाई जा सके। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल से पूरा देश इसी भ्रम की स्थिति में था कि प्रशांत किशोर को इसलिए उतारा गया है कि जिससे बीजेपी को लाभ हो सके। इसके पीछे 2 लॉजिक दिए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर ने एक समय नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है और एक समय वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के भी सलाहकार रहे और यहां तक कि उन्हें पार्टी में एक पद भी दे दिया गया था। उन्होंने जेडीयू को बाकायदा ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद उनके नीतीश कुमार से मनमुटाव हुए और वो उनसे अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने कई और पार्टियों को सपोर्ट किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनाव लड़वाया था 2021 का, जगन मोहन रेड्डी को लड़वाया था 2019 वाला। तो उसके बाद ये थोड़ा माइल्ड हो गई चीजें कि साहब प्रशांत किशोर के कनेक्शन किससे हैं किससे नहीं। लेकिन जब उन्होंने 2 साल पहले ऐलान किया कि वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं, बिहार का स्टेट उनका अपना स्टेट भी है, घरेलू स्टेट भी है, तो उसके बाद चर्चा चलने लगी कि भैया अब तो सही बात है, अब तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और मोदी ने उनको वहां प्लांट कर दिया है और अमित शाह की ये योजना है। इस पर नैरेटिव लगातार चलता रहा। मैं उन पत्रकारों के नाम लेकर के आपको बता सकता हूं जो इस नैरेटिव पर चल रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है ये कहने की कि वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नाम ले दें। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, अभिसार शर्मा, तमाम वामपंथी मीडिया है जो ये लगातार कहते रहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की हेल्प करने वाले हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर। एक दूसरा नैरेटिव जो पिछले 10-12 साल से 15 साल से चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी केवल मुस्लिम वोटों पर ही बेट करती है, वो भी बीजेपी की बी टीम है। अभी वैसे पहले आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी दिल्ली में, तो उस समय भी ये बातें कही जाती थी अरविंद केजरीवाल के बारे में कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बीजेपी उन्हें हरा करके सरकार में आ गई है इस बार दिल्ली में। वो सारा धराशायी हो गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कांग्रेस वाले, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये सब लोग तो यही कहते रहे हैं कि ये बीजेपी की हेल्प करते हैं। और इस देश में मैं आपको बताऊं, अभी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मैं जिस तरीके से देख रहा था, असदुद्दीन ओवैसी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जम करके गालियां दी। लोग कहते हैं ना कि मुसलमान जो है पाकिस्तान परस्त होते हैं यहां के, लेकिन उन्होंने जम करके गालियां दी असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को। और वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक प्रतिनिधि मंडल बाहर भेजा गया था, उस प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी सबको यह लगता है कि वो मुस्लिम वोट काटते हैं, उन इलाकों में चुनाव लड़ते हैं जहां पर मुस्लिम वोट हैं, और वहां पर पे वो अपने प्रत्याशी खड़े करके जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो या फिर आरजेडी को हो, कोई और पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन सब का वो नुकसान करते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने अच्छी खासी वोट लिए हैं, बिहार में अच्छी खासी वोट ली हैं, और उत्तर प्रदेश में तो निकाय के चुनावों में भी उन्हें ठीक ठाक वोट मिली थी। तो ये नैरेटिव चलाया जाता रहा है। वैसे कांग्रेस इस तरह का नैरेटिव मायावती के बारे में भी चलाती रही है, लेकिन वो कभी प्रमाणित नहीं हुआ। लेकिन मैं बिहार के चुनाव के संदर्भ में जन सुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, इनका आकलन निश्चित रूप से आपके सामने करना चाहूंगा। देखिए, जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, मैंने सभी रिजल्ट्स जो आए हैं उनका एनालिसिस किया है, और आप सब लोग जानते हैं कि 202 सीटें जीती हैं एनडीए ने, और मार्जिन बहुत ज्यादा है। 100-150 सीटों का अंतर महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। तो ये तो बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि असदुद्दीन ओवैसी ने या जन सुराज पार्टी ने इनकी सहायता की है। लेकिन फिर भी इन दोनों के आंकड़ों के बारे में मैं जरूर बताऊंगा।
वैसे इस बार मैं आपको ये बता दूं कि बिहार की जो 243 सीट्स हैं, 243 सीट हैं, उन पर एवरेज जो जीत का मार्जिन रहा है, जीत हार का मार्जिन रहा है, वो 20,938 रहा है, 20,938 रहा है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। पिछली बार जो था ये अंतर 16,825 था, 2015 में ये 18,108 था और 2010 में 15,028 था। यानी कि 2020 में हर सीट पर जीत हार कर जो मार्जिन था वो 16,825 था और 2015 में 18,108 और 2010 में 15,028 था। 31 सीटें ऐसी हैं इस बार की जहां पर जीत हार का अंतर सिर्फ 5,000 का रहा है, 5,000 से कम का रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी की सारी महागठबंधन को दे दें तब भी महागठबंधन का समीकरण पूरा नहीं होता है। जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, एक भी सीट नहीं जीत पाई, 238 सीटों पर लड़े और 236 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यानी कि 238 पर कॉन्टेस्ट किया और 236 पर इनकी जो डिपॉजिट है वो हो गई है, जब्त हो गई है। दूसरे, इनको जो वोट परसेंट मिले, कैंडिडेट तो कोई जीता ही नहीं जन सुराज पार्टी का, इनको जो वोट मिले 3.44% मिले, यानी कि 3.44% वोट, टोटल वोट का जो इस बार कास्ट हुए उनमें प्रशांत किशोर की पार्टी को मिले। मैं आपको बताऊं, किसी नई पार्टी के हिसाब से ये कम नहीं है। इतने तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं मिले थे पिछली बार के चुनाव में, जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। नई पार्टी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि इनकी सफलता ठीक ठाक है और इन्होंने कुछ सीटों पर, आंकड़े जो मेरे पास आए हैं, कुछ सीटों पर तो जन सुराज पार्टी ने बीजेपी का ही नुकसान कराया। इनके साथ जो पढ़ा लिखा तबका था, जो शहरी तबका था, ज्यादातर जुड़ा, जो इंटेलेक्चुअल्स टाइप लोग हैं वो ज्यादा जुड़े थे इनके साथ। एक्स IAS अफसर जुड़ गए, रिटायर्ड इंजीनियर जुड़ गए, अधिकारी जुड़ गए पुराने। तो जो पढ़ा लिखा तबका था वो ज्यादातर इनके साथ रहा और इन्होंने बीजेपी का ही नुकसान किया। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने 35 सीटें ऐसी थी जहां पर जो जीत हार का मार्जिन था उससे ज्यादा वोट जन सुराज पार्टी को मिले, प्रशांत किशोर की पार्टी को। इनमें से 19 एनडीए ने जीती और 14 महागठबंधन ने जीती। एक एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बसपा जीतने में सफल रही और जो 19 सीटें एनडीए ने जीती उसमें से 10 जेडीयू को मिली, 5 बीजेपी को मिली, 3 एलजेपी को मिली और 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा जो उनका है उपेंद्र कुशवाहा का, 1 उनको मिली। और मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन ने जो 14 सीटें जीती हैं, जहां पर 35 जहां पर प्रभावशाली रहे हैं जन सुराज पार्टी, उनमें से 9 आरजेडी को, यानी कि आरजेडी का भी खूब लाभ कराया। बीजेपी से ज्यादा फायदा जन सुराज पार्टी ने आरजेडी का कराया। 2 सीटें कांग्रेस को मिली और 1-1 सीट सीपीआई और सीपीआईएमएल और एआईआईपी को मिली हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। 115 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरे स्थान पर रही और 1 सीट ऐसी है मेहराऊ की जहां पर जन सुराज पार्टी का कैंडिडेट दूसरे स्थान पर भी रहा। देखिए, विश्लेषकों का मानना यह था कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में स्पॉइलर बनकर आ रहे हैं, रायता फैलाने वाले आदमी बनकर के आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ सीटों पर तो इन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। और मैं बयान देख रहा था, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, आप जानते हैं कि उसके अध्यक्ष उदय सिंह हैं और उदय सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था और संभवतः सीएम फेस भी वही रहने वाले थे अगर सरकार इनकी बनती। उदय सिंह ये कह रहे थे कि हमने जंगल राज को लेकर के जो भय फैलाया कि अगर लालू की सरकार बन गई या तेजस्वी की सरकार बन गई तो जंगल राज फिर से लौट आएगा, उसका फायदा एनडीए को मिला है और जंगल राज के भय से जो हमारा वोटर था वो भी एनडीए की तरफ चला गया, ये उन्होंने बहाना मिलाया है। तो कुल मिलाकर जन सुराज पार्टी किसी भी स्थिति में बीजेपी और एनडीए को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकी, बल्कि नुकसान ही कराने में सफल रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज्यादातर सीमांचल की जो सीटें हैं, मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा और असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार के चुनाव में इस बार एक्टिव हुए तो उन्होंने पहले ही, कुछ महीने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि भाई मैं भी महागठबंधन में शामिल होना चाहता हूं, यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश सहनी, इनके साथ मैं शामिल होना चाहता हूं, मुझे भी सीट दे दो,
मुस्लिम बहुल सीटों में मुझे लड़ने के लिए दे दो। लेकिन क्या है कि मुस्लिम बहुल सीटों को जीत लेना तो बड़ा आसान है, और कांग्रेस भी चाहती थी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर हम जीत हासिल कर लें, और आरजेडी भी चाहती थी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर हम जीत हासिल कर लें, क्योंकि वो आसानी से मिल जाती हैं। भला फिर असदुद्दीन ओवैसी को कैसे दे दें? असदुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 5 सीटें जीती हैं। जो 5 सीटें इन्होंने जीती हैं वो सीमांचल की हैं, अमौर, जोकीहाट, कोचाधामन, बहादुरगंज और बायसी। इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती है। लेकिन बहरहाल 28 सीटों पर 28 सीटों पर इन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे, 5 सीटें जीती, और इनमें से 20 सीटें एनडीए के खाते में गई, 3 महागठबंधन के हाथ में गई। आप कह सकते हैं कि 20 सीटों का, चलिए मान लिया कि 20 सीटों का लाभ इन्होंने एनडीए को कराया, लेकिन अंतर तो 100 सीटों से भी अधिक का है। 125 सीटों का फर्क है, 150 का। उस अंतर को आप कैसे पाटेंगे, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता है। और ओवैसी ने एक बात बड़ी पते की कही, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बात बताइए, बीजेपी को रोकने के लिए हम पर दबाव बनाया जाता है कि भाई बीजेपी को रुकवाओ, बीजेपी को रुकवाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मेरी अकेले की जिम्मेदारी है? कांग्रेस की, जनता दल की, समाजवादी पार्टी की, जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोकना है? और अगर बीजेपी को रोकना है तो मुझे भी साथ लेना होगा, मुझे साथ लेने से क्यों डरते? सही कहा उन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी ने सही कहा कि एआईएमआईएम को आप अछूत क्यों मानते हो? और जहां तक आंकड़ों की बात है, बिहार के चुनाव में इस बार टोटल केवल 11 मुसलमान ही एमएलए बन पाए हैं, जो बहुत कम है। बल्कि मैं कहूं कि शायद इतिहास का सबसे कम बिहार के चुनाव का कि 11 मुसलमान बने हैं। 2020 में, पिछली बार 19 बने थे, 19 बने थे 2020 में। और अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स यहां पर जीते थे तो 1985 में जब यहां चुनाव हुआ था, उस समय 34 मुस्लिम एमएलए यहां बने थे। और इन 11 मुस्लिम एमएलए में भी जो इस बार जीते हैं, उनमें से 5 असदुद्दीन ओवैसी के हैं, 3 आरजेडी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं और 1 जनता दल यूनाइटेड का है, नीतीश कुमार का है। देखिए, बीजेपी और जेडीयू इस बार 101 सीटों पर लड़ रही थी। बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं, 12 कैंडिडेट उसके भी आ रहे हैं। इनमें से 5 कैंडिडेट उनके मुसलमान प्रत्याशियों से हारे हैं। जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, बायसी, कोचाधामन, बिस्फी, किशनगंज और ढाका, ये 5 सीटें मुस्लिम बहुल थी, जहां बीजेपी ने बड़ी क्लोज फाइट की। ढाका सीट पर तो आरजेडी के फैसल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को केवल 178 वोट से हराया। इतनी क्लोज फाइट दी। मुस्लिम सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने, यहां योगी आदित्यनाथ रैली करने के लिए गए थे, और बायसी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती है, जहां से बीजेपी के विनोद कुमार को 27,251 27,251 वोट के बड़े अंतर से असदुद्दीन ओवैसी ने हराया। तो आप ये मुझे बताइए कि किस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है? अगर ये मिल जाती महागठबंधन के साथ तो शायद मुस्लिम वोट और ज्यादा एग्रेसिव होकर आरजेडी के और कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग करता। लेकिन इन सबको डर लगता है। अगर कंसोलिडेटेड विपक्ष लड़ता तो शायद एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन 3 फ्रंट खुल गए। एक महागठबंधन बन गया और एक जो है तीसरा जो फ्रंट खुल गया, उसमें असदुद्दीन ओवैसी, बसपा और ये जो जन स्वराज पार्टी है, ये सब पार्टियां उसमें शामिल हो गई। तो ये कहना कतई भी आंकड़ों से प्रमाणित नहीं होता कि जन स्वराज पार्टी ने एनडीए की हेल्प की या असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। ये नैरेटिव अब चलने वाला है नहीं, और ना ही मतदाता इसके बारे में सोच रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।